प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है बिहार पुलिस की वो सही से चल रही होगी और उसी सीरीज़ को जो हम लोग मैराथन क्लास स्पेशल बिहार पुलिस के टारगेट को लेकर के जो कर रहे हैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैथ्स का मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में आएगी और हमने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो में इस सेशन में वैसे क्वेश्चंस को ही रखा जाए जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हो। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है पिछले वाले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उसी को शामिल किया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी तैयारी में ये बहुत काम आएगा, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो तक अंत में। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS पर जा सकते हैं, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आते हैं पहले सवाल की ओर चलते हैं और देखिए, सीखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा ये। शुरुआत हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं। आपसे सिंपल सा सवाल दिया हुआ है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण है तो फिर a का मान जो है वो कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए, द्विघात समीकरण है, नाम से पता चल रहा है कि जो पावर है, जो घात है वो हमेशा 2 होता है। इसका जो जनरल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें x वाला जो टर्म है वो 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें जो c वाला टर्म है वो 0 हो जाए, बशर्ते कि जो फर्स्ट वाला टर्म है इसका 0 होना नहीं चाहिए। अगर ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो फिर ये कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा। द्विघात समीकरण बने रहने के लिए इसका पावर जो है वो 2 होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन पे जितना पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है, उसके हलों की जो संख्या है उसका जो उत्तर है वो उतना ही होता है। कहने का मतलब x³ प्लस 5 बराबर 0 है, तो इस पे पावर अगर 3 है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। 2x प्लस 5 बराबर 0 है। इसको अगर हम सॉल्व करते, चूँकि इसका पावर कितना है 1 है, तो यहाँ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो मात्र एक हल होगा। ठीक है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 9, अगर आपसे इसके हलों की संख्या पूछी जाए, इसका टोटल कितना हल होगा, तब हमारा आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट यानी कि अनंत। ठीक है, जब पावर 1 भले ही हो लेकिन 2 वेरिएबल है, वैसे स्थिति में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका। तो फिर से समझ लीजिए, इसका आंसर 2 होना चाहिए, पावर 3 है तो आंसर टोटल 3 होना चाहिए, पावर 1 है तो आंसर 1 होना चाहिए। इस पे पावर 1 भले है लेकिन 2 वेरिएबल होने के कारण इसमें सॉल्यूशन का जो संख्या है वो अनंत होगा। ठीक है, तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि द्विघात समीकरण बने रहने के लिए हमारा x² का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम a के जगह पे 0 रख देते हैं तो फिर ये पूरा टर्म जो है ना वो मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, फिर ये x² का टर्म ख़त्म हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो इस हिसाब से आप कंफर्म रहेंगे कि a का जो मान है वो 1 भी पॉसिबल है, 2 भी संभव है, 3 भी संभव है, लेकिन a का मान जो है वो 0 पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार और, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, बशर्ते कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और देखिए, द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यदि इसका 2 मूल
कोई भी नाम दे सकता है। सपोज करिए कि इसका मूल जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो अगर आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए यानी कि मूलों का योगफल पूछा जाए, तब आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए माइनस बी बटा ए। अगर आपसे मूलों का गुणनफल पूछा जाए तब आप अप्लाई करते हैं सी बटा ए। क्लियर है? मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। क्लियर? और आपसे कई बार द्विघात बहुपद भी पूछा जाता है। द्विघात समीकरण या बहुपद कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी मूलों का योगफल जो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, और प्लस में हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इन सब चीज़ों से सवाल बनाए जा सकते हैं, बनते भी हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि वो द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक 2 और 4 हो। ये शून्यक जो है ये कहीं ना कहीं हल है, जिसको हम लोग अभी अल्फ़ा और बीटा नाम दे रहे थे। तो सीधा सीधा बात में लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर 2 है और बीटा बराबर 4 है। ठीक है? अभी जस्ट फॉर्मूला आप लिखे हैं, द्विघात बहुपद बराबर यहाँ। ठीक है? ये फॉर्मूला है आपके सामने। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हाँ, बराबर में 0 लगा देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। 0 नहीं लगाइएगा तो बहुपद रहता है बस। तो फॉर्मूले पर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो 6x होगा। अगर आप प्लस करते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आंसर होगा। तो फॉर्मूला कुछ आपको याद रखना होगा अगर आप इस तरह के सवाल को टैकल करना चाहते हैं। बड़े आराम से फॉर्मूले पे ढाला जा सकता है। ठीक है? और भी 1-2 सवाल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसको देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है इस समीकरण के कितने मूल हैं, मतलब कौन कौन से आंसर हैं। हम आपको बता चुके हैं कि पावर 2 है, इसका मतलब हर इक्वेशन का 2-2 सॉल्यूशन होगा। देख रहे हैं? हर ऑप्शन में 2-2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2-2 आंसर है। तो इसको सॉल्व करना कैसे करते हैं आप? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। बहुत आराम से समझिएगा, सारी बातें समझ में आएगी आपको। थोड़ा कलर चेंज कर लें। ये देखिए, हमारा नियम क्या है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ गया टोटल? तो सर 12। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 12। ठीक है? अब हमको ऐसा संख्या खोजना है जिसका डिफरेंस जो है ना, देख लीजिए, वो -1 आना चाहिए। x का गुणांक कितना है? 1 है। तो 2 संख्याएं जिसको गुना करने पर 12 और उसका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो -1। तो आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं ना कि एक 3 रखते हैं और एक 4 रखते हैं। नो प्रॉब्लम, 3 में से 4 जाएगा मतलब माइनस में, तो -1 बचेगा। ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करते हैं? जो x स्क्वायर के साथ गुणांक है उतना से डिवाइड कर दीजिए। ये नियम है आपका। जितना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उतना से भाग दे दीजिए। 6 गुना था तो 6 से भाग दे दिए। पहले इसको बना लीजिए। तो ये कट गया 1/2, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, -2/3। और जो सबसे लास्ट तरीका है वो है दोनों का साइन बदल देना, यानी कि प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। बस अब खोज लीजिए कौन से ऑप्शन में है। -1/2 यहाँ है ना, और यहाँ भी है -1/2, लेकिन 2/3 प्लस में होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। जब भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप ये अप्रोच जो है वो ज़रूर समझिए, ज़रूर लगाइए, जल्दी सवाल तक पहुँचिएगा। ठीक है? आइए, आपसे इक्वेशन दे करके, द्विघात बहुपद दे करके
पूछा जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अगर आप फिर से पीछे जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसमें नहीं, यहाँ यहीं पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी हम लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। यहाँ देखिए माइनस बी के जगह पर कितना है 5, ए के जगह पर कितना है 2, बताइए कौन सा इसको बनाना बहादुरी है। -5/2 मूलों का योगफल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल दिखेगा तो आप कर सकते हैं, चाहे द्विघात समीकरण लिखना हो या फिर मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल निकालना हो या डायरेक्ट उसको सॉल्व करना हो, है ना। यही सब कंडीशंस पे जो है वो सवाल बनते हैं और बनेंगे भी। आइए, बोला जा रहा है दो संख्याएं जिनका योग 28 है, 28 है और उनका जो गुणनफल है वो 187 है। देखिए जब भी इस तरह का जोड़ घटाव गुना वाला सवाल दिखे आपको, नंबर बेस्ड सवाल दिखे, संख्या पर आधारित सवाल दिखे, तो कुछ सोच करके देखिए कि क्या हम, है ना, कोई इमेजिन करके कोई ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। दो संख्या है जिनका योग है 28, ठीक है। देखिए 11 और 17 ये भी 28 होता है, 13 और 15 ये भी 28 होता है, 12 और 16 भी 28 है, 21 और 7 भी 28 है, यानी सारे का सारा 28 है। तो ये तो खैर ऑप्शन से हम नहीं छाट पा रहे हैं। आगे लाइन देखिए, गुणनफल है 187, 187। आप बताइए कि क्या हम ये छोटा छोटा गुना नहीं कर सकते। 12 में 16 से गुना करेंगे ना तो 192 आएगा, 192। बोल रहा है 187, क्या 192 ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 21 में 7 से गुना करिएगा तो वो होगा 147, क्या 187 आ रहा है? बिल्कुल नहीं। 13 में 15 से गुना करिएगा तो ये आएगा 195, बिल्कुल नहीं। अब जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर चौथा ही ऑप्शन तो बचेगा। आप 11 में 17 से कर लीजिए ना गुना सर, 11 सते 77 और 11 में 1 से गुना करेंगे 11, बताइए 187। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल को x y मान करके फॉर्मूले पर ही बनाया जाए। कितना आसानी से हम गुना करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन होने जा रहा है। गुना करने पर 187 भी होगा और 11 और 17 ऐड करेंगे तो 28 भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल है। ये देखिए, एक कार जो है वो एक स्थान तक पहुंचने में 50 के स्पीड से 3 घंटे का समय लेती है। अगर कार का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे का हो तो उसको 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। क्लियर है? आपसे बोला जा रहा है कि कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में उसे 2.5 घंटे का समय लगे। जो 3 घंटे का समय लग रहा था वो 2.5 घंटे का समय लगे। तो 50 के स्पीड से 3 घंटे का समय लगता है। कितना का स्पीड रहेगा सर कि 2.5 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5/2। ठीक है, चलिए तो 5 से ये 50 काट लेते हैं 10 बार में। ध्यान से देखिए, 10 में 3 से गुना करिएगा 30, बराबर हो गया उधर x/2। तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 60। यानी कि कार को 3 घंटे में पहुँचना है तो स्पीड 50 का होना चाहिए, और अगर 2.5 घंटे में पहुँचनी है तो स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके स्पीड को, कार के स्पीड को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि 50 से 60 करने के लिए उसका स्पीड कितना बढ़ाना होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सतर्क रहे कि ऐसा ना हो कि ऑप्शन में 60 दिया हुआ रहे, हम उसी को आंसर लगा दें।
कितना बढ़ाना है स्पीड, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, एक बार पढ़िए और समझिए। बोला क्या जा रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। ट्रू और फॉल्स, ये आपको पता करना है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है उसका लंबाई बराबर होता है। हाँ, थोड़ा स्पर्श रेखा के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए आपका एक सर्कल है। बात को समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो केवल एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा पॉसिबल है। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा स्पर्श करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये छोटा चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता है कि किसी वृत्त पर, किसी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनगिनत, यानी कि अनंत। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। खींचिए ना, आप कितना खींचिएगा, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कंडीशन होगा किसी एक वृत्त पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। लेकिन अगर बोल दिया आपसे कि नहीं एक ही बिंदु पर, वैसी स्थिति में कितना? एक स्पर्श रेखा। क्लियर है इतना? ठीक है। और समझिए, अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से, जैसा कि अभी वाले सवाल में है, किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा, अगर हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो ये देखिए एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श मानिएगा, ये स्पर्श करते हुए आगे निकल रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि सर इसको भी खींच देते हैं ना। ये जो अभी खींचा गया है ये स्पर्श रेखा नहीं है, इसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं, जो वृत्त को क्रॉस करते हुए जाती है। तो एक बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो वृत्त के बाहर हो, वृत्त पर नहीं, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा। और ये भी कंफर्म रहेंगे आप कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं का जो लंबाई होगा वो आपस में बराबर होता है, PA बराबर PB। क्लियर है? तो अब आते हैं सवाल के ऊपर। आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। स्टेटमेंट का सवाल है, वैसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आपसे बोला जा रहा था कि वृत्त के बाहर बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा। बिल्कुल नहीं, हमने आपको बताया कि वृत्त के बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा का लेंथ बराबर होगा। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यानी कि पहला सत्य कहाँ गया? कथन, दोनों कथन, एक मिनट, कहीं टाइपिंग एरर लग रहा हमको। तो क्या बोल रहा है? कथन दो सत्य है, हाँ जी, और एक असत्य है। चलिए ठीक तो है, उल्टा कर दिया ना, 1 2 2 1। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट राइट। ठीक है, तो स्पर्श रेखा से जो भी सवाल पूछते आपको उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। किसी भी एक बिंदु पर एक, वृत्त के बाहर वाले बिंदु से दो, किसी भी वृत्त पर पूछे सिर्फ आपसे, कोई बिंदु वगैरह का चर्चा नहीं है, तो आप कहेंगे अनंत स्पर्श रेखा। ठीक है, इनफाइनाइट। जिस बिंदु पे स्पर्श करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोला जाएगा? देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ। तो सर ये छेदक रेखा है, आगे भी बढ़ा सकते हैं आप इसको। ये छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, छेदक रेखा बोलते हैं इसको। आइए इस सवाल को देखिए।
समांतर श्रेणी से भी काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है सवाल पूछने के। आपसे ये जो आप सीरीज़ देख रहे हैं 11, 7, 3, इसका सबका पदों का जोड़ पूछा जा रहा है आपसे। आइए थोड़ा समांतर श्रेणी का एक हल्का सा ओवरव्यू आपको देते हैं। समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी होगा जिसके टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, पदों के बीच में जो अंतर है, वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया सर? मान लीजिए ये 10 है, फिर ये 16 है, फिर ये 22 है और फिर ये 28 है। एक और ले लीजिए तो ये 34 है। क्या सब में बराबर अंतर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, सब में 6-6 का डिफरेंस है। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। जो पहला पद होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, है ना, ए बराबर प्रथम पद। और जितने का अंतर होता है उसको हम लोग डी बोलते हैं, डी बराबर 6 हो जाएगा। सार्व अंतर, ये सब वर्ड थोड़ा आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो प्रॉब्लम कर सकता है। सार्व अंतर बोला जाता है इसको, जितने का अंतर होगा वो सार्व अंतर है। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग एन बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या बराबर 5। जो सबसे अंतिम पद है इसको टी एन बोला जाता है, nth टर्म, एनवा टर्म, सबसे लास्ट वाला पद को टी एन बोला जाता है। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गया। प्रथम पद जितने का अंतर है वो डी बराबर होगा, सार्व अंतर, पदों का अंतर, है ना। जितना पद है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। लास्ट वाला को आप टी एन बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। तो 2 फॉर्मूला आपको यहाँ से निकल करके आता है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। समांतर श्रेणी में 2 पद है, 2 फॉर्मूला है, सॉरी। एक हो गया आपका टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन अंतिम पद है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। ये प्रथम पद है, n बराबर पदों की संख्या है, d बराबर सार्व अंतर है। तो जो आपसे पूछा जाए 1, 2, 3, 4 में से जो आपसे पूछा जाए आराम से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। दूसरा है जोड़ निकालने के लिए, पदों का सम निकालने के लिए, पदों को जोड़ने के लिए एस एन बराबर फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आप जोड़ निकालते हैं, जोड़, सम ऑफ n टर्म्स। वैसे जोड़ के लिए एक और फॉर्मूला है, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, n/2 इंटू a प्लस टी एन। और टी एन अभी आपको डिस्कस किया गया। ये टी एन जो है वो अंतिम पद होता है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो हमको अभी वाला सवाल में आप देखिए, हमें जोड़ ही निकालना था। ये देखिए, आपसे इस सीरीज का जोड़ पूछा जा रहा है। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। एस एन बराबर क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ओके। ये सबसे पहला पद है, कहाँ लिखे? यहाँ पे। a बराबर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, कितने का अंतर है? देखिए सर, इसमें बढ़ नहीं रहा है, इसमें बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। नो प्रॉब्लम। 4 की कमी हो रही है तो d बराबर कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, d बराबर -4। ओके, 15 पदों को जोड़ना है तो n बराबर कितना होगा? 15 होगा। इसमें रखिए, आंसर आएगा। एस एन बराबर n/2, n के जगह पे कितना सर? 15/2। 2 इंटू ए, देख लीजिए a का मान 11 है तो 11 दूना 22 प्लस n-1, n यानी 15 में से 1 जाएगा 14 इंटू डी, और डी का मान कितना है? -4 है। 15/2 इंटू, बात को समझिएगा, 22 प्लस और माइनस 14 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 14 × 56। 15/2 गुना में 56 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 34 बचेगा, और वो भी में माइनस में बचेगा। हाँ जी, ये कैंसिल हो गया 17 बार में। आप 17 में 15 से गुना कर लीजिए, 105 और 15 एकम 15, कितना हो गया? 2, 5, 5। यानी कि फाइनल आंसर हो गया आपका -255। ये माइनस रहेगा ना, तो बस -255 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 2 है।
एकदम आराम आराम से आपको बताया जा रहा है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब भी हमको जोड़ निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए ना, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारा टर्म से आप परिचित हो चुके हैं। क्लियर? अगले सवाल की ओर। tan a का वैल्यू दे करके आपसे cos a पूछा जा रहा है ना। tan दे करके cos a, आप बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहते हैं सर p/h। साइन का उल्टा क्या होता है? cos a। तो वैल्यू भी तो पलट जाएगा, h/p। cos थीटा क्या होता है? तो सर b/h। cos का उल्टा क्या होता है? sec, ये हो जाएगा h/b। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो p/b, और tan का उल्टा होता है cot, तो इसका वैल्यू पलट के हो जाएगा कुछ इस तरह से b/p। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीज़ है। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा चीज़ है। तो अब देखिए आपकी tan a का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, इसको यहाँ पे लिखते हैं। tan a बराबर दिया हुआ है 1/2। tan का फॉर्मूला सर p/b, ये p हो गया और ये b हो गया। ओके, हमको चाहिए cos। cos के लिए कहाँ गया? आपको cos के लिए h पता होना जरूरी है ना। जब हम इस तरीके से ट्राइंगल बनाते हैं तो ये p होता है, ये b होता है और ये h होता है, ये चीज़ें पता है आपको। तो h निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर ऐड हो जाएगा सर, कुछ ऐसा। तो h बराबर हो गया, रूट अंडर p का स्क्वायर। देख लीजिए आप कहाँ गया, p का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। b का स्क्वायर, b का वैल्यू तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और 1 5। क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 5 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है सर b/h। आप देखिए ना, b का वैल्यू कितना है? तो सर 2। h का वैल्यू कितना है? अभी हम लोग निकाले हैं रूट अंडर 5, तो 2/√5 ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका सही सवाल होगा। जो भी आपसे पूछे, tan दे करके cos पूछे, cos दे करके sin पूछे, sin दे करके sec पूछे, आप ये फॉर्मूला लगाइए। जो कमी है उसको ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगा करके, ये फॉर्मूला लगा करके निकाल लीजिए, आराम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए साधारण ब्याज का सवाल है। राम 10,000 रुपये जो है वो 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। आपसे पूछा जा रहा है साल के अंत में, बस साल मतलब 1 साल, 1 साल के अंत में कितना राशि ब्याज के रूप में लौटाना होगा। बहुत आसान सवाल है। ये हो गया आपका P, साधारण ब्याज बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P गुना में T गुना में R बटे में 100। यही तो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये साधारण कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पर तो नहीं है कि साधारण ब्याज है। जब ना कुछ लिखे तो उसको साधारण ब्याज मानिए, चक्रवृद्धि रहेगा ना तो वो लिख देगा। साधारण ब्याज है मूलधन गुना में रेट, देख लीजिए 7.5, समय 1 साल, और ये बटा में हो गया 100। आपको जैसे समझ में आता हो बनाइए। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे में 1 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 10 में 75 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 750 रुपये। बताइए कितना साल सवाल है? 750 रुपये साधारण ब्याज। ठीक है, अगले सवाल ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेना का एक जनरल है, वो इतने सैनिकों को एक वर्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश करें आप। इतने सैनिकों को लेकर के वर्ग बनाना, देखिए वर्ग बनाने का अर्थ आप ये समझिए ना कि जितना पंक्ति है एक पंक्ति में उतना ही सैनिकों को खड़ा किया जाएगा। मान लीजिए 4 पंक्ति है तो हर पंक्ति में कितने सैनिक खड़े होंगे? 4। ठीक है, पंक्ति 4, हर पंक्ति में 4 सैनिक, तो टोटल सैनिकों की संख्या कितनी होगी? गुना कर दिया जाता है, 4 में 4 से 16 हो जाएगा वो।
समझ रहे हैं। आपसे पूछा, अब देखिए इसी में समझिए कि मान लीजिए कि टोटल जो सैनिक है ना, उसका सैनिक का जो संख्या है वो मान लीजिए कि 24 होता है, 24 होता। तो अगर हम 5-5 का रो लगाते हैं, यानी कि एक लाइन में 5 सैनिक और लाइन का संख्या 5, तो एक लाइन में 5 सैनिक और सैनिक का टोटल संख्या 5, तो टोटल 25 में हो जाएगा। 25 सैनिक ना चाहिए आपको। अगर 24 सैनिक रहता तो एक सैनिक कम जाता, और अगर 24 सैनिक रहता तो देखिए 8 सैनिक फालतू हो जाता। 24 में से 16 को तो लाइन में लग गया 4x4 का, 8 सैनिक जो है वो घूमते रह जाएगा। बोलेंगे सर हमें तो जगह नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ है, आपको समझना होगा, समझ रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। सेम आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सैनिक जो है वो देखिए बच जाएंगे। तो इसका निकालने के लिए हम लोग यहाँ कर सकते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 3, 6, 5, 6, 2। ठीक है, थोड़ा सा याद करिए 7-8 क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैथ आप पढ़े थे। पहला नियम है कुछ इस तरीके से जोड़ा लगाने का। बच गया 3, जितना से लगाते हैं उतना से गुना भी किया जाता है। 1 से हमने लगाया, 1 से गुना भी किया। यहाँ पर देखिए ऐड हो जाता है टोटल, 1 और 1 2, 3 में से 1 जाएगा 2, ऊपर से हम उतारेंगे कितना 2 अंक, वर्गमूल में जोड़ा उतारा जाता है। अब प्रयास करिए कि कितना से लगाया जा सकता है। जितना से लगाते हैं उतना से गुना भी करते हैं। तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 हो गया, हाथ में 8 है, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 8 26, यानी 261। ठीक है, तो 9 से लगाए हैं, 9 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पे ऐड किया जाता है तो इतना हो जाएगा। घटा दीजिए तो कितना बच गया 4, ऊपर से कितना उतारेंगे 2 अंक, 62 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो 38 है, थोड़ा सोच के देखिए कि कितना से लगाया जा सकता है। मान लीजिए क्या करें 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 सते 49 के 9, हाथ में बच गया 4, 7 8 56 और 4 60 का 0, हाथ में 6, 7 21 और 6, देख रहे हैं बाबा रे बाबा कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 2000 में पहुंच रहा है। यहाँ पे तो 400 ही है। तो ऐसा करते हैं ना, ये 1 या 2 बार में लगाते हैं। हमको तो 2 बार में भी ज़्यादा लग रहा है, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। तो 2 बार में ना लगा करके 1 बार में लगा लीजिए, कितना हो जाएगा 381। ठीक है, 381। यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर टोटल यहाँ पे ऐड हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए 1 बच गया और 16 में से 8 गया 8, ये तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया। समझ रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 81 स्टूडेंट हैं, ये वही मतलब सैनिक हैं, ये वही सैनिक हैं जो बच गए थे एक्स्ट्रा, है ना। कितना कि शुरू में 1 बार में लगाए थे, बाद में 9 बार में लगाए थे और लास्ट में 1 बार में, है ना। एक लाइन में 191 सैनिक लगेंगे और लाइनों की संख्या भी 191 होगा। उतना करने के बाद 81 सैनिक जो है वो बच जाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि कितने सैनिक बच रहे हैं, कितने सैनिक कम रहे हैं। उसके लिए आपको भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर सकता है। नदी का स्पीड दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर का। एक निश्चित बिंदु तक जाने में और वापस आने में 75 मिनट का समय लगता है। आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, कितना दूर है ये जगह। समझिएगा, मान लेते हैं कि जो जगह है वो x किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आदमी तैर रहा है 5 के स्पीड से और नाव का स्पीड, धारा का स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो जब हम धारा के साथ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक बार धारा के साथ जाइए और एक बार धारा के विपरीत लौटिए, तो लौटेंगे तब हमारा स्पीड कितने का, 4 का। जाते समय प्लस, आते समय माइनस, दोनों को जोड़िए, कुल मिला करके देख लीजिए कहा गया 75 मिनट।
मिनट कहाँ पे लिखे, मिनट को आप घंटा में चेंज कर दीजिए सर, 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार, 5/4 घंटा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 और 4 कैल्शियम कितना हो गया, 12। 12 में 2 से भागा दे दीजिए, 6 से भागा दे दीजिए 2, तो इधर हो गया 2x और इधर हो जाएगा, देखिए भाग देंगे 3, 3 में x से गुना करेंगे, 3x बराबर 5/, ठीक है। 2 और 3, 5x/12 बराबर 5/4। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 3 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 3 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा था कि ये जगह कितनी दूर है, तो हमारा सही आंसर होगा 3 किलोमीटर, ठीक है। तो सीधा सीधा x मान करके बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे बनाइएगा, ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 किलोमीटर का 4 लगातार दूरी तय की जाती है। आपसे टोटल एवरेज स्पीड मांगा जा रहा है, औसत गति। देखिए इस तरह का सवाल जब भी रहे, जब 7-7 किलोमीटर का 4 डिस्टेंस है, यानी दूरी बराबर है, दूरी बराबर रहे ना, तो हम क्या करेंगे, सवाल को आसान बनाने के लिए जो स्पीड दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जब भी डिस्टेंस बराबर रहे तो जो स्पीड दिया हुआ है उसका लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए और बताइए, 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात को समझिएगा, टोटल हमने ये मान लिया ना कि 60 किलोमीटर का 4 दूरी तय किया गया है। चाल बराबर क्या होता है आप बताइए ना, चाल बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटा में टोटल टाइम, हाँ कि ना। आपसे औसत चाल ही तो पूछा जा रहा है, तो टोटल 60 किलोमीटर का 4 डिस्टेंस जाएंगे तो 240 किलोमीटर जाएंगे। अब समझिएगा, 60 किलोमीटर हम 10 के स्पीड से जाएंगे तो क्या हमको 6 घंटा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जब हम 60 किलोमीटर 20 के स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटा लगेगा, इसीलिए एलसीएम लिए थे ताकि भाग देने में आसानी हो, नहीं तो 7 से भाग देते रह जाते, टाइम लग जाता। 60 किलोमीटर 30 के स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटे का समय लगेगा, और 60 किलोमीटर 60 के स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल डिस्टेंस 240, टोटल समय यहाँ है 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12। बताइए कितना आसानी से कट गया, 12 दूना 24। एवरेज स्पीड हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे, बराबर दूरी बोला इसीलिए हमने एलसीएम ले लिया, सवाल आपका बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन इजी पड़ गया। ये बनाइए अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऐसा कुछ, ये अगर इसका सेंटर है तो ये रेडियस है दोनों, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको नहीं आता है फॉर्मूला तो देख लीजिए, πr² थीटा बटा में 360 डिग्री, एकदम बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं हम आपको। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला πr² थीटा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लीजिए। πr² थीटा देखिएगा, ये है सर पाई, r² 7 × 7 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू 60 बटा में कितना सर 360। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में। 2 से काट लीजिए 3 बार में, 2 से काट लीजिए 11 बार में। 11 में 7 से गुना करेंगे 77 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन है कि आपको ये अच्छा सेशन लग रहा होगा, आप सीख पा रहे होंगे। अगर सच में अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इस पर पहली बार हैं
अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग मैराथन में करवा रहे हैं, है ना। अच्छा अभ्यास होगा आपका। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। दिया हुआ है A का 80% जो है, A का 80% बराबर है B का 50% के, और अगला लाइन में देखिए B बराबर A का X%। बात को समझिएगा, A का 80% बराबर है B के 50% के, ठीक है। और B जो है वो A के X% के बराबर है, B बराबर A का X%। तो क्या हम B के जगह पर ये पूरा नहीं रख सकते सर? B के जगह पे रखेंगे A का X%, ओके। ये देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कैंसिल हो गया। A से A भी कट गया, क्या बचा इधर में? तो सर 8 बराबर उधर क्या बचा? X% यानी बटे 100 गुना में 5। ये कैंसिल है 20 बार में, 20 में 8 से क्रॉस कर दीजिए, ये हो जाएगा 160। हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा था, x का मान कितना हो गया? 160 हो गया। तो जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ था हमने बस वैसा ही लिखा। आगे जा कर के b के जगह पे हमने b का वैल्यू रख दिया, 1% से 1% कैंसिल हो गया, a से a कट गया, बाकी आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पिता का जो एज है वो पुत्र के उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना था। हम यहीं से शुरू करते हैं। 5 साल पहले मान लेते हैं 5 साल पहले कि जो पुत्र था, लैंग्वेज देखिएगा आप, 5 साल पहले पिता का एज पुत्र के उम्र का 5 गुना था। अगर बेटा x वर्ष का था तो पिता का उम्र कितना था? तो सर 5x। कोई ऑब्जेक्शन? ये अभी का बात नहीं है, 5 साल पहले का बात है, ओके। अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये वर्तमान में है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसमें 4 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं, तो प्रेजेंट में आ गया। अब भाई अगर 5 साल पहले बेटा x वर्ष का था तो अभी x + 5 साल का होगा, और पिताजी 5x + 5 वर्ष के होंगे। पिता का जो एज है, ये पिता का जो एज है वो पुत्र के उम्र का कै गुना है? 4 गुना है। बस बना दीजिए इसको। 4 में x से गुना कर लेंगे 4x, 4 में 5 से गुना कर लेंगे 4 × 5 = 20, बराबर में हो गया 5x + 5। आप समझ पा रहे होंगे कि 5x जब अंदर लाएंगे, 4x में से 5x घटेगा तो वो -x बचेगा। 20 जब बराबर के उधर जाएगा तो वो -15 बचेगा। तो x का मान यदि 15 है तो देख लीजिए आप, जो भी हो आप, ये क्या है? पिता का वर्तमान एज है कि नहीं? अगर x का मान 75 है तो ये कितना साल का होगा? 15 है तो ये 15 साल का होगा और ये 75 साल का होगा, लेकिन 5 साल पहले। अभी के लिए 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, हो गया। वो 20 साल का है और ये 80 साल का है। बात समझ में आ रही है? बस इतना सा चीज़ है। और क्या कर सकते हैं इस सवाल में वो समझिएगा। इसी सवाल में और क्या कर सकते हैं, देखिए पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है, ठीक है। 5 साल पहले, ये ट्रिक है, 5 साल पहले कितना गुना था? 5 गुना। 5 - 1, जितना साल पहले या बाद में बोला जाता है ना, वो कॉर्नर पे गुना होता है। 5 गुना था, 5 - 1। एक है सवाल 5 गुना और एक है सवाल में 4 गुना, वो दोनों आपस में आप माइनस कर लीजिए।
ये हो गया 5 गुने 5 में से 1 जाएगा 4 और बटा में कितना हो गया 1, यानी कि 20 साल। यहाँ से जानते हैं छोटे वाले का एज निकलता है वर्तमान में, हमेशा छोटे वाले का एज निकलेगा। बाप और बेटा में छोटा कौन है? बेटा है। तो बेटा का एज कितना हो गया 20 साल। और साफ लिखा हुआ है कि पिता का एज बेटे का 4 गुना है, यानी कि पिता का एज कितना हो जाएगा, पिता हिंदी में लिख देते हैं, ये हो गया आपका 4 गुना यानी 80 साल। और वही चीज़ हम आपको वहाँ भी बता रहे हैं 80 साल आएगा। ठीक है, आप ये तरीका भी लगा सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये तरीका है, x मान करके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% की छूट देता है। दुकानदार 5% का छूट देता है। दुकानदार जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा उसको उतना ज़्यादा नुकसान होगा। 5 के जगह जब वो 6% का डिस्काउंट देता है तो 15 रुपये कम लाभ मिलेगा। ज़्यादा छूट देने से दुकानदार को नुकसान ही है, लाभ देखिए कम गया 15 रुपया का। तो सीधा सीधा फॉर्म इसमें आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि कितना परसेंट में अंतर है। 5 के जगह पे जब हम 6 छूट दे रहे हैं, यानी 1% के कारण 15 रुपये का अंतर है। तो आप सीधा सीधा निकाल दीजिए 100% का वैल्यू कितना है, समझ में। एक बार और, यदि दुकानदार 5 के जगह पे 6% का डिस्काउंट देता है, यानी 1% ज़्यादा डिस्काउंट देता है तो 15 रुपये कम लाभ होता है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 15। अब सीधा सीधा 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, परसेंट रहेगा दोनों में, बस 100% का वैल्यू कितना होगा, परसेंट से परसेंट कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1500 रुपये। ये है वस्तु का अंकित मूल्य, न कि क्रय मूल्य, न कि विक्रय मूल्य, चूँकि हमेशा छूट जो है ना वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। बात समझ में आई? कन्फर्म है, कर पाएंगे? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए के किस मान के लिए जो इक्वेशन दिया गया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक अनूठा हल है। ये सब लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। अनूठा हल करने का मतलब केवल एक हल है, बस अद्वितीय हल बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक हल है। यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है आपके लिए। देखिए इक्वेशन क्या है, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। ये क्या बोल सकते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन dx प्लस में ey और प्लस में f, a b c d e f, ये 2 पैटर्न है। बाकी लिखने को तो कुछ भी लिखा जा सकता है ना सर। कहने का मतलब a1x b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये भी लिखा जा सकता है। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो कंडीशन समझिएगा आप बहुत आराम से। यदि a/d और b/e का वैल्यू आपस में बराबर नहीं हुआ तो इसको हम लोग, जो हलों की संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, ग्राफ के नज़रिए से अगर इसको देखा जाए, अगर हम इसको ग्राफ के नज़रिए से देखेंगे तो थोड़ा और समझिएगा कि ऐसे एक लाइन है, एक ग्राफ है, दूसरा इक्वेशन का एक ग्राफ है। जहाँ पर 2 ग्राफ एक दूसरे को कट करता है वही तो सॉल्यूशन है, वही तो उत्तर है। तो एक पॉइंट पे कट रहा है, इसका मतलब एक हल है। तो इस अगर हम ग्राफ के नज़रिए से देखेंगे ना, तब आप इसको बोलिएगा कि सर ये तो प्रतिच्छेदी समीकरण है, यानी ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा एक पॉइंट पे। अगर a/d बराबर b/e और नॉट इक्वल टू c/f हुआ, वैसी स्थिति में इसका कोई भी हल नहीं होगा, 0 हल होगा। समझ रहे हैं? और 0 हल देखिए तभी पॉसिबल है जब ये एक ग्राफ हमने खींचा, दूसरा ग्राफ उसके पैरेलल हो गया, एक दूसरे को काटेगा ही नहीं किसी पॉइंट पे, तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकाल पाइएगा।
तो ग्राफ के नज़रिए से आप इसको देखेंगे तो बोलेंगे ये समांतर है। एक कंडीशन और बनता है और वो है सारा आपस में बराबर, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f। ऐसी स्थिति में हलों की संख्या जो है वो अनंत होगा और ग्राफ के नज़रिए से जब आप इसको देखेंगे तो इसको बोला जाता है संपाती। एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, जितना जगह पे वो ऐसे एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ गया ना तो बहुत पॉइंट पे उसको काटेगा, अनगिनत जगह पे काटेगा, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी अनगिनत होता है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक बार और, अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो केवल एक हल है, शुरू का बराबर है लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समांतर बोलेंगे, जीरो कोई भी हल नहीं है, और अगर सारे का सारा बराबर हो गया तो हलों की संख्या अनंत है। ठीक है, आते हैं इसी सवाल पर। ये देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि केवल एक हल है, तो केवल एक हल है होने के लिए क्या बताएं, a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई। ठीक है, a के जगह पे कितना रखेंगे आप, a के जगह पर कितना रखेंगे तो 1 बटा में d के जगह पर कितना रहेगा तो सर 3 नॉट इक्वल टू b बटा ई। देखिए b के जगह पर बोलिए b के जगह पे माइनस के और ई के जगह पे 2 है ना। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा -3k नॉट इक्वल टू 2 k नॉट इक्वल टू 2 बटा में -3। ये जो माइनस देख रहे हैं वो ऊपर जा सकता है, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से k बराबर हो जाएगा -2/3, k इज़ नॉट इक्वल टू, तो -2 बटा 3 आप देखिए ये हो गया हमारा पहला आंसर। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, एक बार ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। कहाँ गया वो, जरा सा ये जो अभी हम लोग लिखे हैं, अभी डिस्कस किए, ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, बाकी आप आराम से कर पाएंगे। आते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, किसी भी संख्या पर पावर जब -1 हो ना तो वो क्या बोल सकते हैं, रिवर्स में आ जाता है। मतलब कि p पर पावर -1 का मतलब है 1 बटा p, x पर पावर -1 का मतलब है 1 बटा x, तो ये हो जाएगा 1/4, बीच में प्लस है सर, ये हो गया 1/8। ठीक है, इतना ओके। ये बीच में क्या है, डिवाइड है, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, ये भाग है 1 बटा, इसको भी थोड़ा समझिएगा। अगर a बटा b पर पावर -2 है या कुछ भी हो, -3 -4, तो माइनस को प्लस करने में क्या है ना कि ये एक्सचेंज हो जाता है, ये हो जाएगा b बटा a पर पावर 2। उस हिसाब से ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 बटा में 3 बटा 2 नहीं, 2 बटा 3, क्यों, क्योंकि पावर माइनस है। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4/9। अब ये जो 9 है वो कहाँ जाएगा, तो बराबर के ऊपर जाएगा, तो लिख लीजिए ना सर, ये तो सीधे यहाँ चला आया। इसको भिन्न का जोड़ बनाइए, 4 और 8 का एलसीएम 8, यहाँ भागा देंगे 2 और उधर भागा देंगे 1, तो 2 और 1 3, भाग हो गया 9/4। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे, 3/8 भाग जो है वो गुना में चेंज हो जाता है, 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। आंसर है 1/6। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बेसिक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। किसी भी पावर पे -1 होता है तो वो उसका इन्वर्स हो जाता है 1 बटा p, और अगर ऐसा दिख गया आपको 2 बटा 3 पर पावर -5 तो हम इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा 3 बटा 2 पर पावर 5। ऐसा आपका तरीका है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं। ये देखिए, परिमेय और अपरिमेय की बात हो रही है। सीधा सीधा आप चीज़ समझिए कि जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, अगर रूट में हो, जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है वो आपका परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो अपरिमेय संख्या होगा। कन्फर्म। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो पाई है, जो भी हो, पाई
π/2, π/3, ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछे पाई कैसी संख्या है तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए, क्या 7 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है, ये अपरिमेय संख्या है। ये तो अभी जस्ट बताए हम आपको कि पाई जो है ये भी अपरिमेय संख्या है ना। दिख रहे हैं, ऊपर भी रूट में, नीचे भी रूट में, जहाँ रूट में दिखे वर्गमूल उसका न निकले तो एकदम बताइए कि वो अपरिमेय संख्या होगा। ये भी अपरिमेय है। ये देखिए, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो सीधा सीधा हो गया 4/5। इससे ज़्यादा क्या बताना। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। बाकी जो आप 3 ऑप्शन देख रहे थे वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासा को जब हम एक साथ फेंकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हम एक तरफ सिक्का का बात करते हैं, एक तरफ क्वाइन का बात करते हैं और एक तरफ पासा का बात करते हैं। देखिए, अगर एक सिक्का है ना, तो 2 पर पावर 1 यानी क्या हो गया 2। 2 सिक्का रहेगा तो 2 पर पावर 2 यानी कि 4। 3 सिक्का है यानी 2 पर पावर 3 बोले तो 8। उसी तरह से पासा का बात है, एक पासा, जरा सा अगर एक पासा रह गया तो हम 6 पर पावर 1 लगा देंगे यानी 6 हो जाएगा। अगर 2 पासा है तो 6 पर पावर 2 लगा देंगे यानी 36 हो जाएगा। 3 पासा है यानी 6 पर पावर 3 कर देंगे तो 216 हो जाएगा। ये सब क्या है, 6, 36, 216, ये सब क्या है 2, 4, 8। तो टोटल परिणामों की संख्या, टोटल परिणाम जिसको बोलते हैं, कुल परिणाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, आते हैं देखिए सवाल पे क्या बोल रहा है कि 2 पासा को जब हम एक साथ फेंकते हैं ना, तो दोनों पासों पर समान अंक आने चाहिए। दोनों पासा पे समान अंक हो सकता है, पहला वाला पर 1 आ जाए, दूसरा वाला पर भी 1 आ जाए, पॉसिबल है ना सर। पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर 2 आ जाए, समान अंक होना चाहिए, दोनों पर सेम सेम। इस पर 3 तो दोनों पर 3 हो सकता है कि दोनों पे 4 आ जाए, दोनों पे 5 आ जाए, दोनों पे 6 आ जाए। हर स्थिति में समान अंक है दोनों पासों पर। कन्फर्म? बिल्कुल। आप कहेंगे सर एक पर 1 आ गया, दूसरा पर 3 आ गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सवाल में बोला है कि समान अंक होना चाहिए, दोनों पर बराबर अंक होना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है। अब हमारा आंसर कैसे होगा? जो आने की संभावना होती है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ऊपर हो गया टोटल। कितना पासा है? 2 पासा है। अभी जस्ट हम आपको बताए, कहाँ चला गया, अभी जस्ट हम आपको बताए कि कहाँ 2 पासा में बटे में आपको कितना लिखना है, तो 36 लिखना है ना। टोटल कितना रह जाएगा? 36 रह जाएगा। जरा सा, बिल्कुल, ऊपर में 6 यहाँ से, नीचे में 36 कहाँ से, तो सर यहाँ से। बार बार गलत स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ से 2 पासा है इसलिए 6 पर पावर 2। यदि 2 सिक्का होता तो नीचे में हम 4 लिखते, यदि 3 सिक्का होता तो नीचे में हम 8 लिखते, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए तो बस कैंसिल कीजिए इसको, और क्या जी, तो कट गया ना 6 बार में, 1/6, ऑप्शन नंबर 2। बस इतना सा सवाल है, ये याद रहेगा तो बन जाएगा। फिर आइए इसकी तरफ आते हैं। सब देखिए बहुत बेसिक सवाल है, आने की संभावना ज़्यादा है। ये 4 संख्याओं का एवरेज 5 दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं आप बताइए औसत में? सर 2 + 7 + 6 + x, एवरेज निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं दी जाती है सबको ऐड करके जितना संख्या है उतना से डिवाइड कर दिया जाता है। कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे सर 4, एवरेज कितना दिया हुआ है? 5। 2 और 7 9 और 6, 15 + x बराबर 4 × 5 = 20। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 में से उधर जाके 15 घट जाएगा, x का मान आ गया 5। क्लियर? क्या आपसे x का मान पूछ रहा है? नहीं, आपसे y का वैल्यू पूछा जा रहा है।
अगले सवाल पर आते हैं, अगले लाइन में 18 1 यहाँ पर लिख रहे हैं 18 + 1 + 6 + x, और x का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है, प्लस कितना हो गया y। आप डिवाइड करेंगे कितना संख्या है टोटल देख लीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 और 4 5 संख्या है, 5 से डिवाइड करिए, बराबर में कितना एवरेज है, तो सर 10। 18 और 6 24 और 25 और 5 30 + y बराबर कितना हो गया 50, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, उधर जा कर के घट जाएगा, y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए x + y बराबर 10 है, y + z है, z + x है। सब बहुत आसान सवाल है एकदम। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे एकदम छोड़ना नहीं है और सही सही बनाना है बिल्कुल। x + y बराबर 10 है ना, y + z बराबर 19 है और z + x बराबर 21 है। कैसे कर सकते हैं, हमको z का वैल्यू चाहिए, हम क्या बोलते हैं कि सबको ऐड कर दीजिए, राइट वाला राइट साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड। अगर आप ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए कि 2 बार x है, 2 बार देखिए y है और 2 बार z है ना। 19 और 21 ऐड होकर के हो जाएगा 40 और 10 50, 2 कॉमन कर लीजिए, x + y + z बराबर कितना है 50 है, ये कैंसिल हो गया। x + y + z का मान कितना 25। आप देखिए हमसे z का मान पूछा जा रहा है, अगर x + y + z बराबर 25 है और x + y बराबर 10 है, तो क्या हम x + y का वैल्यू 10 नहीं रख सकते हैं। 10 + z बराबर 25। अब ये 10 बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो z बराबर कितना निकल के आ गया 15, ऑप्शन नंबर 4। कितना इजी तरीके से आप सवाल कर पा रहे हैं, है ना। ये देखिए इस सवाल को देखिए, आपसे मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी पूछी जा रही है। मूल बिंदु क्वाड्रेटिक नहीं, माफ़ कीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, वो 0,0 होता है, समझ रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप पढ़े होंगे, ये x और ये x डैश कहलाता है, ये y और ये y डैश कहलाता है ना। इस वाले में x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। दूसरे वाले में सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो माइनस होता है और y जो है वो प्लस होता है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ये तृतीय चतुर्थांश है, x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा। चौथे वाले में x, शुरू वाला हमेशा x रहता है, बाद वाला y होता है, x प्लस में होगा और y जो है आपका माइनस में होगा, ठीक है। उस हिसाब से अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताइए ज़रा 6,8 किस वाले में है, x भी प्लस में y भी प्लस में, किस क्वाड्रेंट में रहता है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। आराम से आप देख करके आपसे पूछ दे -3,2 किस चतुर्थांश में है ना। अलग अलग वर्ड यूज़ करता है, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। वैसी स्थिति में x माइनस में और y प्लस में, x माइनस में और y प्लस में, हम सीधा बोलते कि सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। हमारा सवाल कुछ अलग है, हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन मूल बिंदु एंड 6,8। क्लियर। सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद रखिएगा, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी √x² प्लस y², ठीक है ना, x² प्लस y²। मूल बिंदु और एक बिंदु दिया हुआ रहेगा, ये x है और ये y है, शुरू में x होता है बाद में y होता है, तो ये हो गया 6² प्लस में 8²। आप बताइए, ये 36 और ये 64 ऐड होकर के हो गया 100, 100 का वर्गमूल क्या 200 होता है, 10 होता है।
कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 4, सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा वैसी स्थिति में। आइए, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 14 और वही दोनों का अंतर दिया हुआ है 10। आप बताइए, क्या हम एक संख्या x मान सकते हैं, दूसरा वाला y मान सकते हैं? दोनों का जोड़ दे रखा है, ठीक है, दोनों का अंतर दे रखा है 10। क्या कोई एतराज़ है तो बताइए हमको। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें तो साफ दिख रहा होगा कि ये y से y कैंसिल होगा। क्लियर, x और x ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 10 24। कोई दिक्कत, 2x बराबर 24 है तो x बराबर कैंसिल होकर के आ गया 12। कोई समस्या, x बराबर 12। आप बताइए ना, इतना छोटा छोटा चीज़ क्या दिक्कत है। x प्लस वाई मतलब दो संख्या है, दोनों को जोड़ने पर है 14, एक संख्या है 12 तो दूसरा कितना होगा, 2 होगा। नहीं, अगर हम x का मान 12 रखते हैं तो 12 प्लस वाई बराबर 14, ये 12 उधर जाके घट जाएगा, 14 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, y का मान 2 हो गया। ठीक है, तो एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है। आपसे पूछ रहा था दोनों का गुणनफल, 12 और 2 का गुणनफल कितना होगा, आप बताइए। 24 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक 100 मीटर लंबी रेल है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 30 के स्पीड से जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि खंभे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। जब भी ट्रेन किसी खंभे को पार करती हो, है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब भी ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, हाँ जी, किसी मील का पत्थर है उसको पार करे, मील का पत्थर माइलस्टोन जिसको बोलते हैं, किसी आदमी को पार करे, वैसी स्थिति में इन सब का जो लंबाई है वो 0 माना जाता है। मतलब ट्रेन को खंभा को पार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ खुद को पार करना है। समय निकालना है आपसे, आपको समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी खुद को पार करेगी ट्रेन 100, स्पीड कितने का है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सर छोटा छोटा चीज़ समझिएगा, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुना, तो कर दिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैसे काटेंगे, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 6 बार में, तो टोटल जो टाइम लगने वाला है वो कितना है, 12 सेकंड। 12 सेकंड में ट्रेन जो है वो पार कर जाएगी खंभे को, बस आंसर हो गया। क्लियर। समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया है वो दिया हुआ है 28 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, समानांतर चतुर्भुज सीधा सीधा आप समझिए कुछ इस तरीके से, बेस यानी आधार गुना ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आधार गुना ऊंचाई होता है, याद रहेगा, आधार गुने ऊंचाई समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार कितना है, कहीं पर दिया हुआ, हाँ सर है, तो ऊंचाई है क्या दिया हुआ, नहीं सर, ऊंचाई तो पूछ रहा है, h मान लेते हैं इसको, बराबर में क्षेत्रफल दिया है कितना, 28, ये कैंसिल हो गया, h बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बताइए, कोई सवाल में डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, बस आपको फॉर्मूला याद है, आप तुरंत सवाल कर पाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल आपको दिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु 3,4, अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि शुरू वाला x होता है और बाद वाला y होता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट इस वाले ग्राफ पर है, ये बिंदु इस वाले इक्वेशन पर है, तो a का वैल्यू कितना होगा, x का मान और y का मान रख दीजिए सर, काम खत्म है। 3y बराबर ax प्लस
7, ठीक है। 3 गुना में y, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 4 हो जाएगा। a गुना में x का मान कितना है 3, और प्लस में 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ अगर आप गुना करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, बराबर में 3a प्लस 7 होगा। अच्छा, ये जो 7 आप देख रहे हैं ये वाला, इसको इधर लाके घटा दीजिए। जब इधर लाके घटेगा, अभी ये जो प्लस में 7 देख रहे हैं, इधर आके घटेगा तो 5 हो जाएगा, होगा ना। 3a बराबर, तो a बराबर कितना हो गया 5/3, खोज लीजिए, 4 ही वो तो ऑप्शन ही है, ये है हमारा सही आंसर 5/3। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, 125 रुपये की राशि 3 साल में 216 हो जाता है। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं भी जानते हैं फिर भी समझ में आएगा, आराम आराम से समझाएंगे। देखिएगा, 125 रुपया जो है ना, 125 जो है वो 216 रुपया हो जाता है, ठीक है। 125 216 हो जाता है, कितने साल में 3 साल में। 5 वाला 6, 5 वाला 6, 5 वाला 6, अगर आप गुना करते हैं तो 125 वाला कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, है ना। 125 वाला 216 3 साल में तभी पॉसिबल है जब वो 1 साल में 5 वाला 6 होगा, फिर 1 साल में 5 वाला 6 होगा, फिर 1 साल में 5 वाला 6 होगा, ऐसे, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब हो गया कि 5 वाला 6 हो रहा है, 5 रुपया बढ़ करके 6 रुपया हो रहा है 1 साल में। तो दर बताना है, रेट। 5 वाला 6 हो गया, ब्याज कितने का 1 गुना में 100, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, दर बराबर क्या होता है ब्याज इंटरेस्ट गुना में 100 बटा में मूलधन गुने समय। तो मूलधन कितना है 5 है, समय कितना है तो 1 साल है, 1 साल में ना 5 वाला 6 हुआ, तो ये कैंसिल कीजिए, इसको रेट निकाल लीजिए सीधा सीधा 20%, बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए ये सवाल देखिए, √1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू जो है वो चारों में से कौन सा होगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। क्या कर सकते हैं वो समझिएगा। रूट में हम ना इसको रेशनलाइज करते हैं, रूट में रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटा में है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा गुना, ठीक है। माइनस है तो प्लस में रेशनलाइज होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। जब ये माइनस है तो प्लस में रेशनलाइज होता है, ठीक है। रूट अंडर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये सीधा सीधा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्लियर है। बटे में नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, भाई गुना ही तो होगा दोनों, ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा गुना होगा। तो अगर आप 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस को गुना करते हैं ना, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पे आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैथ्स अगर आप करते हैं तो फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं वो समझिएगा। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, हम क्या कह रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये पूरे पर स्क्वायर हम एक ही बार लगा देते हैं, अलग अलग स्क्वायर न रख करके एक ही बार चढ़ा देते हैं। अब क्या होगा ना कि रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, बीच में प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एकदम एक एक स्टेप को लिखा गया है यहाँ पे,
एकदम समझ में आना चाहिए आपको। 1/sin थीटा कितना होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, बीच में प्लस। कॉस बाई साइन अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, उलट देंगे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा करेंगे तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। जब ये वैल्यू पलटेगा तो ये वैल्यू भी पलट जाएगा। तो ये हो गया कॉस बाई साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो ये देख लीजिए, कॉसेक प्लस कॉट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये। इस तरीके से रेशनलाइज करके हम आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए कितना बेसिक सा सवाल है ये, बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर रेडियस है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। ठीक है सर, पाई आर स्क्वायर ये है पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है? 14। तो ये हो गया 14 गुने 14। कै बार में कटेगा ये? 2 बार में, है ना। 22 में 2 से गुना करिएगा 44, और 44 में 14 से गुना कर लीजिए। करते गुना, यहाँ पे कर लीजिए। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 14 चक्को 56, फिर 14 चक्को 56, 6, 6 5 11, 5 और 1 6, कहाँ गया? 616। ऑप्शन नंबर चौथा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारा आंसर। बस सीधा सीधा हम फॉर्मूला डालेंगे पाई आर स्क्वायर का, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, P और Q किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं P और Q 12 दिनों में करते हैं। Q और R उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। P और R उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। कोई ऑब्जेक्शन? हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। क्लियर? 60 में 12 से भाग देंगे, एक दिन में 5 काम। 60 में 15 से भाग देंगे, एक दिन में 4 काम। 60 में 20 से भाग देंगे, एक दिन में 3 काम, है ना। 2 बार देखिए P है, 2 बार Q है, और 2 बार R है। ये सब मिल करके कितना काम करता है? 5 4 9 और 3 12। समझ रहे हैं? 2 बार P, 2 बार Q और 2 बार R मिल करके 12 काम करते हैं। तो तीनों मिल करके कितना काम करेंगे? 6। सिंगल सिंगल मिल करके 6 काम करेंगे। 2 बार काउंट हुआ है ना, तब जा करके 12 काम हुआ है। तो तीनों मिल करके 6 काम करेंगे। अब बताइए काम करना कितना है? 60 काम। तीनों करता कितना है? 6 काम। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। आपसे पूछ रहा ना कि एक साथ मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये समझिएगा कि ये 2 बार तीनों आया है, इसीलिए 2 कॉमन किए हैं। उधर जा करके काट देंगे। तीनों मिल करके 6 काम, 60 काम करने में मात्र 10 दिन लगेगा तीनों को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, परसेंटेज का एकदम बेसिक सा सवाल है। 4200 विद्यार्थी है। विद्यार्थी किसको बोलते हैं? लड़का लड़की दोनों। 10% लड़की है तो कितने लड़के हैं? 4200 में से 10% यदि लड़कियां हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि 90% लड़के होंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 0 है। 9 दूनी 18 के 8, हाथ में बचा 1, 9 चौको 36 और 1 37। 37 80 क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़ है, लड़कों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, एक दुकानदार एक कुर्ती ड्रेस 600 रुपये में खरीद करके 675 रुपये में बेच देता है। ये सब बेसिक सवाल के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 600 रुपये में खरीद करके 675 रुपये में बेचेंगे। आपसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहले हल्का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या करते हैं आप? लाभ गुना में 100 बटा में क्या? क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा?
हानि गुना में 100 और बटा में CP क्रय मूल्य, ठीक है। प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। 600 का सामान 675 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा? 75 का। लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 600 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 3 से काट लीजिए 2 बार में, 3 से काट लीजिए 25 बार में। 25 बटा 2 यानी कि 12.5%। ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये देखिए समीकरण निकाय दिया हुआ है a1x b1y c1 और यहाँ पर इक्वेशन है। इसका अद्वितीय हल होगा। अगर आप वापस देखना चाहें, अभी जस्ट हम लोग किए थे, थोड़ा सा समय दीजिएगा जरा सा, तुरंत पता चल जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, यही चीज़ तो हम आपको बताएं ना कि वो ABC के फॉर्म में भी हो सकता है, A1 B1 के फॉर्म में भी हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अद्वितीय हल होगा। हम आपको ये भी समझाए हैं कि केवल एक हल को ही अद्वितीय हल बोला जाता है। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। केवल एक हल होने के लिए क्या कंडीशन है? यहाँ देखिए, है ना, A बटा D नॉट इक्वल टू B बटा E। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम सवाल पर आते हैं तो ये हो गया हमारा सवाल। यहाँ आपसे बोला जा रहा है अद्वितीय हल, तो हम क्या करेंगे? A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2। बस बताइए, तो लिखने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए था आपको, समझ रहे हैं? यह हल्का सा नीचे ऑप्शन कट रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, है ना। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो केवल एक हल होगा, उसी को ये बोल रहा है अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, और क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बताइएगा स्पेशल। अगले क्वेश्चन देखिएगा। राम एक काम को 8 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में करेंगे? बहुत बेसिक चीज़ है, एक बार यहाँ पर फिर से समझ लेंगे। A किसी काम को X दिनों में कर सकता है और B उसी काम को Y दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? ये अगर आपसे कभी पूछे, कभी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े, तो आप क्या करें? ऊपर में दोनों गुना होगा और नीचे में दोनों ऐड होगा, बस। कर पाएंगे? A X दिन में और B Y दिन में, दोनों मिलकर के कितना दिन में? तो ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। सेम सवाल है ना सर। एक लड़का 8 दिन में और दूसरा लड़का 5 दिन में, तो ऊपर में हो गया गुना और नीचे में हो जाएगा जोड़। 8 पचे 40 और 8 और 5 13। 40 बटा 13 को जब आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना होगा? ये 13 तिया 39 और 1 40। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। 3 पूर्णांक 1 बटा 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 2 के लिए ऊपर में गुना और नीचे में जोड़ लगाया जाता है। ये देखिए कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। अच्छा सवाल है, समझिएगा। सेक ए, सेक जो है वो किसका उल्टा है? यहाँ पे लिख लें क्या? साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट है, या यूँ कहें कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, ठीक है। कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा कॉस थीटा। उसी तरह से टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है,
साइन बराबर 1/cosec, cosec बराबर 1/sin, cos बराबर 1/sec, sec बराबर 1/cos। उसी तरह से tan बराबर 1/cot, तो cot बराबर हो जाएगा 1/tan। अब आते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos। ओके, 1 माइनस साइन ए, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, क्लियर, इनटू सेक, अभी लिखे हैं, कहा गया सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो गया 1/cos थीटा, क्लियर, प्लस tan थीटा, tan थीटा हम लोग लिखे हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन बाई कॉस। ये देखिए आप, है ना, साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है tan होता है। तो अगर हमको अभी वाले में tan लिखना है, अभी वाले में tan लिखना है, तो क्या हम अभी वाले में tan लिखना है, तो क्या हम इसको साइन a बाई कॉस a नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/cos a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू, सॉरी, इसको देखिए आप, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, अगर हम उसको एलसीएम लेते हैं तो नीचे में cos a रहेगा और ऊपर में सीधा सीधा 1 प्लस साइन a रहेगा। ओके, अच्छा, ऊपर में आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ऊपर में ये 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस, बोलिए, बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, सही लिखे है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है ना। अगर हम ये कॉस को उधर लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बराबर ये उधर चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, ये रिवीजन का एक बेस्ट मेथड है हम मेरे हिसाब से। तो ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। हम फार्मूला यहाँ पर से हटा रहे हैं, उतार लीजिएगा। तो ये हो गया, देखिएगा 1 में कॉस ए इंटू, ये गुना होकर के क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या हो गया, सॉरी, कॉस ए। ठीक है, होगा, ओके। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस में कॉस गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, फाइनल आंसर आपका हो गया 1। ठीक है, ये दोनों आपस में कटेगा, एक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, बस उन्हीं चीज़ से आपका काम हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक पुस्तक का 12 कॉपी है, 12 कॉपी 1800 रुपये में बेचा गया है, जिससे 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। जब हम 12 कॉपी बेचते हैं ना किसी किताब का, तो 3 कॉपी को बनाने में जितना पैसा लगा था उतना के बराबर हमको प्रॉफिट हो जाता है। एक प्रति यानी एक कॉपी की कीमत क्या होगी। यहाँ पर अगर हम एक कॉपी का कीमत x मानते हैं, तो क्या 12 कॉपी का कीमत 12x नहीं होगा, होगा। दूसरी बात, लाभ हो रहा है, लाभ तभी होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है ना। इसी फॉर्मूले पे बनेगा आपका ये बीच में जो है ना, हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ये वाला, सॉरी, समझ पा रहे हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटेगा तब क्या मिलेगा हम लोगों को, बताइए, प्रॉफिट मिलेगा। उसी फॉर्मूले पे सॉल्व करना है।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1800 माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हम 12 को बेच रहे हैं तो 12 को खरीदे भी होंगे। 12 कॉपी का दाम कितना है 12x बराबर क्या हुआ सर, लाभ हुआ। कितने के बराबर, तो आप कहेंगे 3 कॉपी के बराबर। यदि एक कॉपी का दाम x माना गया है तो 3 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। अब ये 12 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 1800 बराबर 12 और 3 15x। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1800 बटा में 15 कट जाएगा कितना बार में 120 बार। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एक कॉपी का दाम कितना रुपया 120 रुपया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, एक 2 अंकों की संख्या है, वो 30 से कम है। जो संख्या है वो 30 से कम है, तो 30 से कम तो सारा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा 30 से कम है। अंकों का योगफल 7 है। अंक समझ रहे हैं, जैसे 16 है तो 6 और 1 7 है ना, 5 और 2 7, 2 और 4 6, ये तो होगा नहीं। 8 और 2 10, ये तो होगा नहीं। तो आंसर कहीं ना कहीं यही दोनों में से है ना सर, एक, चाहे तो पहला होगा या दूसरा होगा। गुणनफल कितना है 10 है। अंकों का योगफल 7 और अंकों का गुणनफल 10। हम आपको बताए हैं कि जब भी संख्या वाला सवाल रहे तो देखिए कि क्या हम ऑप्शन के आधार पर सोच करके बना सकते हैं कि नहीं। गुणनफल 10 है, 1 में 6 से गुना करिएगा तो 6 होगा, 2 में 5 से गुना करिएगा तो 10 होगा, 2 और 5 कितना 7, योगफल 7 है और गुणनफल 10 है। बस खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले सवाल पर आते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का जो HCF है, जो महत्तम है, वो लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। HCF दिया हुआ है 16 और LCM दिया हुआ है 672। क्लियर है। आपसे एक संख्या दे करके दूसरी संख्या पूछी जा रही है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना में HCF। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं पर लागू होता है। 2 से ज़्यादा के लिए ये कतई संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या। तो एक संख्या कितना है 112 है, दूसरा संख्या गायब है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लघुत्तम कितना है देखिए 672, महत्तम कितना है 16। ठीक है, 16 सते बरियोतल से 7 बार में कट गया, इधर काट रहे हैं 7 से, 7 9 63 है ना। 67 में से 63 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ऊपर से उतार दीजिए 2 तो हो जाएगा 42। 7 6 42। पहली संख्या यदि 112 है तो दूसरी संख्या 96 है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, ऐसा तुरंत बनेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम, है ना। आइए ये सवाल देखिए। यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग, यहाँ पर लिख रहे हैं 4/5 भाग m मिनट में कवर किया जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा एक परिक्रमा यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। 4/5 में अगर m मिनट लगता है, कैसे बनाइएगा 1 मिनट में, सॉरी पूरा एक भाग लगाने में, चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो भाग दे दीजिए। ये पूरा यहाँ उठ के बटा में आ जाएगा। 4/5, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5m/4, समझ रहे हैं। अगर 4/5 भाग m मिनट में तो कंप्लीट एक भाग 5/4 मिनट में। कहाँ पर है देख लीजिए, बस ये है ऑप्शन नंबर 3, 5m/4 मिनट, इतना समय लगेगा। कितना बढ़िया सवाल है,
यदि 15% लाभ और 15% हानि का जो डिफरेंस है वो 450 रुपये है। 15% लाभ और 15% हानि, समझ रहे हैं, दोनों में 30% का डिफरेंस होगा। कहाँ 15% का प्रॉफिट और कहाँ 15% का लॉस, दोनों में अंतर कितने का? 30 का। और ये 30% का वैल्यू दे रखा है कितना? 450। 30% का वैल्यू यदि 450 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो ये काटिए ना सर, कितना भारी है ये, गलती काट दिए हैं। 15 या 45, कितना बार में कटेगा? 15 बार में। 15 में 100 से गुना कर लीजिए तो ये हो गया 1500 रुपया, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये परसेंट कहाँ गया, परसेंट से परसेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा। 15 में 100 से गुना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। कर पा रहे हैं? चलिए ये सवाल देखिए, देखिए प्रयास कीजिए कैसे बनेगा। ये भी सोच पर ही डिपेंड करता है ना। और आराम से सोच के बना लेंगे। देखिएगा पूछ क्या रहा है आपसे, छोटी संख्या का वर्गमूल। क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। अगर संख्या वर्गमूल है, समझ रहे, अगर संख्या का वर्गमूल 7 है तो रियल में वो संख्या कितना होगा? 49 होगा। आपसे छोटी संख्या नहीं पूछी जा रही है, आपसे छोटी संख्या का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। अगर आंसर 7 होता, सपोज करिए, मान लीजिए, तो रियल में तो 49 होना चाहिए था। आंसर 49 रहेगा तब ना वर्गमूल 7 होगा। अगर ये 9 है तो इसका वर्गमूल, उसका स्क्वायर रियल में 81 होना चाहिए था। समझ रहे हैं? देखिए 91 का स्क्वायर निकालना बहुत बड़ा होगा, 729 का स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आंसर यही दोनों में से कोई एक है, कंफर्म रहिए। सवाल पर आते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है। अगर एक संख्या 49 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? लगातार 51 होगा। इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए ना, 6 7 2 3। अगर एक संख्या 81 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? 83 होगा। दोनों लगातार संख्याओं का गुणनफल चाहे तो यहाँ से आएगा, नहीं तो यहाँ से आएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं तो देखिए यूनिट डिजिट अगर आप गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 3 है ना, मतलब आंसर हमारा कितना होगा? 81 होगा। आप गुना करके चेक कर लो भाई, अगर आपको नहीं विश्वास है। 3 में 1 से गुना कर लेंगे 3, 3 में 8 से गुना कर लीजिए, 3 8 24, 8 एकम 8 और 8 8 64, 3 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, हाथ में तो कुछ बचा नहीं। 6 7 2 3 किसका गुणनफल है? 81 और 83 का। यानी एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। आपसे छोटी संख्या का वर्गमूल पूछ रहा था, 81 का वर्गमूल तो कितना होगा? 9 होगा। समझ रहे हैं? इसके अलावा अगर आप कोई तरीका लगाने जाएंगे तो फिर काफ़ी परेशानी होगा, इधर है ना, फंसने का डर है फिर। तो ये ऑप्शन से बनने वाला सवाल था। 81 और 83, 81 का वर्गमूल दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन के आधार पर छाट लेंगे। आइए, कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए, m क्या है? नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है। तो कुछ मान लीजिए ना अपने मन से, सम संख्या मान लेते हैं 2, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम m बराबर 2 मानते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा? m के जगह पर 2, m + 2, 2 और 2 4, 2 और 4 6, 4 6 24, 24 दूना 48। आप बताइए ना 48 किससे कटेगा? अगर हम m को एक सम संख्या मानते हैं, छोटा सा संख्या 2 मानते हैं, हम 2 का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो प्रोडक्ट आता है 48। आपसे पूछ रहा है कि ये किससे कटेगा? ये 48 किससे कटेगा? क्या 22 से कटेगा, कि 20 से कटेगा, कि 18 से कटेगा? आप कहेंगे सर 24 से कटेगा। हमारा आंसर हो गया 24। आप कोई भी संख्या लीजिए ना जो सम संख्या हो। मान लीजिए आप m के जगह पे 4 रखना चाह रहे हैं, सम संख्या हम 4 रखेंगे सर,
4 गुना में 4 और 2 6, 4 और 4 8, गुना करके देख लीजिए। 8 6 48, 48 में 4 से गुना करिएगा ना तो ये 192 होगा। समझ रहे हैं? 192 24 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका 8 बार में। आप यहीं पे भाग दे दीजिए ना 24 से, एकदम कटेगा पूरा पूरा। तो आप ये मान के चलिए कि हम m का मान कुछ भी रखेंगे सम संख्या में तो ये हर बार डिवाइड होगा कितना से? 24 से, किसी और संख्या से ये नहीं कटेगा। क्लियर? आते हैं अगले सवाल पे। ये बनाइए, ये देखिए फिर से आ गया अपरिमेय संख्या। हमने आपको बताया अभी जस्ट, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या होगा? परिमेय। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। बताइए तो 5 का वर्गमूल निकलेगा जी? नहीं निकलेगा, ये रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या है। 15 का वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। 15 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप कहेंगे सर 16 का निकलेगा, 16 का निकलेगा। अरे भाई 16 का निकलेगा ना 4, लेकिन 15 का तो नहीं निकला। ये भी कैसा है? अपरिमेय संख्या है सब। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, है ना? इसका वर्गमूल निकल गया तो ये परिमेय नहीं है, सॉरी अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। आपसे ये पूछ रहा था कि कौन अपरिमेय नहीं है। पहला भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है, तीसरा ऑप्शन अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल गया, है ना? आइए ये सवाल देखिए। किसी आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है। यदि चौड़ाई हम x मानते हैं तो लंबाई कितना? x + 1 होगा। कोई ऐतराज़ हो तो बताइए। लेंथ जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, परिधि दे रखा है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आयत का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 × L + B और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब देखिए परिधि दिया हुआ है 2 × L + B, L + B कितना है परिधि दिया हुआ? देखिए 14 है। कोई दिक्कत? ये कैंसिल हो गया 7 बार में। x और x 2x + 1 = 7 है तो +1 उधर जा करके माइनस में हो जाएगा। 2x = 6, x बराबर, ठीक है, x का मान 3 आ गया। इसका मतलब है कि लंबाई कितना? 3 और चौड़ाई 1 ज़्यादा है, यानी कितना? 4। जब लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गया तो क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है? आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। सर लंबाई गुना में चौड़ाई 3 चको 12। हाँ जी, बस खत्म। ठीक है, चढ़ दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए ये सवाल देखिए। 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो मांगा जा रहा है आपसे। कितना आसान है? 5, 15, 20। 5, 15, 20 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देखिए, छोटा से छोटा संख्या जो सब से डिवाइड हो सके, मतलब 60, बस, है ना? 60 जो है 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। एचसीएफ महत्तम, बड़ा से बड़ा संख्या जो सबको डिवाइड कर सके, बड़ा से बड़ा संख्या जो सबको डिवाइड कर सके 5। लघुत्तम और महत्तम का आपको अनुपात चाहिए, जो पहले लिखा जाता है उसको पहले लिखते हैं। तो लघुत्तम पहले बोला है यानी 60 पहले रहेगा, और महत्तम बाद में बोला है यानी 5 बाद में रहेगा। 12 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 12 बार में। बताइए कितना आसान सवाल हो गया। 12:1, ऑप्शन नंबर 4 लघुत्तम और महत्तम का अनुपात हो गया। ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। कौसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। ये चारों में से कौन हो सकता है? आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कौसेक थीटा किसका उल्टा है? अभी याद किया है, कौसेक थीटा साइन का उल्टा है। तो हम इसको लिखेंगे 1/sin थीटा इंटू, ये सेक है, सेक किसका उल्टा है? आप कहेंगे सर कॉस का, तो ये हो गया 1/cos थीटा।
कंफर्म? ओके, गुना कर लीजिए। 1 में 1 से गुना करेंगे 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर। क्या हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बड़े आराम से लिख सकते हैं। लगता है हम मिटा दिए हैं इस फॉर्मूले में, हम आपको इस वाले में हम आपको बता रहे थे, है ना। इस वाले में यहाँ पे लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग आते हैं यहाँ पे। आप बताइए कि क्या हम ये 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये चीज़ और ये चीज़ सेम सेम है। अगर हम लोग इसको वापस भिन्न का जोड़ बनाते हैं ना एलसीएम लेके, एकदम सेम वही बनेगा। फ़ायदा क्या हो गया सर? ये कट गया, साइन से साइन कटेगा, ऊपर में बचेगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ देखिए कॉस से कॉस कटेगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। साइन बाई कॉस ये भी बता चुके हैं। साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन थीटा, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ऑप्शन में खोज लीजिए, टैन प्लस कॉट है कहीं पे? हाँ सर है, उल्टा है, नो प्रॉब्लम, प्लस में तो आगे पीछे रहता ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। एक वीडियो हम लोग इसका और करेंगे, अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है। ठीक है, सही से देखिए इसको। एक मैराथन इसका और चलेगा, उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो है आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप +ICS टेलीग्राम चैनल पे जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, बहुत मेहनत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिए, कुछ ही समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।